अच्छा बेटे, लास्ट क्लास जो हमारी चल रही थी उसमें हम लोगों ने अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर बात की थी। आज हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर बात करेंगे कि यार ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क में महंगाई आती है। और वो तीन तरह से आती है। आज हम लोग एक टाइप डिस्कस करेंगे। फर्दर आगे क्लासेस के अंदर हम लोग रिमेनिंग दो कॉजेज को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेटा, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में आप लोगों को मैंने एक टर्म याद करवाई थी, एग्रीगेट डिमांड की। ठीक है, इन्फ्लेशन की स्टार्टिंग के अंदर तीन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आती हैं, तीन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन होती हैं। एक आज हम लोग कॉज डिस्कस करेंगे, उसका नाम है बेटा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बेटा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपके पास तब आती है व्हेन एवर देर इज एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। जब भी आपकी एडी बढ़ती है, आपके पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है, ठीक है। अच्छा, अब एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया हुआ। फॉर्मूला क्या था? चार्ली इंडिया गया एक्सपो में, तो फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बेटा ये हमजा कौन है? अपने करेक्ट नेम से आए बेटा। एम हमजा के नाम से जो भी बच्चा है, करेक्ट नेम से आओ अपने। तो फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास? चार्ली इंडिया गया एक्सपो में, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये आपका फॉर्मूला आता है। अगर बेटा एग्जाम्पल के थ्रू देखें और डायग्राम बना के देखें, तो यहाँ पे देखो जरा। मेरे पास वाई एक्सिस पे प्राइस आ गई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्स एक्सिस पे आप लोग जीडीपी का लफ्ज लिखेंगे। क्वांटिटी नहीं लिखेंगे, आप जीडीपी लिखेंगे। आप जीडीपी लिख लो, आप रियल इनकम लिख लो, आप नेशनल आउटपुट लिख लो, आप टोटल आउटपुट लिख लें, आप क्वांटिटी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब जरा डायग्राम को देखो बेटा। ये मेरे पास एग्रीगेट डिमांड आ रही है, और ये मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई आ रही है, ठीक है। SRAS यानी कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, और ये आ गई आपके पास एग्रीगेट डिमांड, ठीक है जी। ये आपका करंट इक्विलिब्रियम चल रहा है। ये आपका करंट इक्विलिब्रियम चल रहा है। ये करंट जीडीपी आ रहा है आपका, और ये करंट आपकी प्राइस लेवल आ रही है, ठीक है बेटा। किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, तो आपका एग्रीगेट डिमांड ऐसे राइटवर्ड शिफ्ट करेगा फ्रॉम एडी टू AD1। इक्विलिब्रियम ई से आप आ जाएंगे E1 पे। आपकी इनकम लेवल बढ़ेगी, एंड एट द सेम टाइम आपकी प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? आपकी प्राइसेस भी बढ़ रही है, आपकी महंगाई भी बढ़ रही है, ठीक है। तो व्हेन एवर देर इज एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, उसकी वजह से आपकी जब प्राइसेस बढ़ती हैं, दिस इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। सवाल ये है कि सर एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ सकती है? तो फॉर्मूला के हिसाब से देखें बेटा। अगर मैं ये बढ़ा दूं, मैं ये बढ़ा दूं, मैं ये बढ़ा दूं, मैं ये बढ़ा दूं, या फिर मैं ये कम कर दूं, मैं सी बढ़ा दूं, मैं आई बढ़ा दूं, मैं जी बढ़ा दूं, मैं एक्स बढ़ा दूं, या फिर मैं एम को कम कर दूं, तो बेटा इन सब से एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। यहां तक कोई टेंशन वाली बात? यहां तक कोई टेंशन वाली बात बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक कोई मसला बेटा? जल्दी से बताओ यार। सही है। भाई ये एम हमजा कौन है बेटा? मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा। अपना करेक्ट नेम से आए हैं आप। तो आपके पास जब भी बेटा एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, तो आपके पास डिमांड में इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है कि सर ये फैक्टर्स कैसे चेंज हो सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं? अब यहाँ पे आओ जरा। देखिए जी, बेटा मैंने आपको बताया सी का बढ़ना, आई का बढ़ना, जी का बढ़ना, एक्स का बढ़ना, या फिर एम का कम होना, इन सबसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। केस वन, आपका कंजम्पशन कैसे बढ़ सकता है? बेटा ये देखो एग्जाम्पल्स है, ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, या कोई याद करने वाली चीज नहीं है कि सर ने ये चीज लिखी हुई है तो ऐसे ही होगी, ठीक है।
ये एग्जाम्पल्स है। अब मैं कहता हूं कि मुझे कंजम्पशन बढ़ानी है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्सेस कम कर दिए। जब गवर्नमेंट इनकम टैक्सेस कम करेगी तो उससे मेरे कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी ओवरऑल इनकम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, ज्यादा कमाना शुरू कर देगा, तो जाहिर सी बात है स्पेंडिंग बढ़ेगी, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी। जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये पहली एग्जांपल है। आप चाहो तो आप इसका लिंक एडवर्टाइजिंग के साथ कर दो। एडवर्टाइजिंग अच्छी होगी, लोग अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे। ज्यादा डिमांड करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। फिर आती है आपके पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाई जाए? बेटा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का तरीका क्या है? देखो, जब भी मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैं इन्वेस्टमेंट का लिंक हमेशा कैपिटल के साथ करूंगा। किसके साथ करूंगा? कैपिटल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो मशीन्स आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। बेटा, कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है? कैपिटल का रिवॉर्ड होता है इंटरेस्ट। क्या रिवॉर्ड होता है? इंटरेस्ट होता है। अगर हमारे मुल्क में इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल, बेटा इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उससे आपके पास तीन अफेक्ट आएंगे। तीन अफेक्ट, ठीक है? पहला अफेक्ट सेविंग पे, दूसरा अफेक्ट स्पेंडिंग पे, तीसरा अफेक्ट बोरोइंग के ऊपर, लोन के ऊपर, ठीक है? बेटा, अगर आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट कम होता है, यानी कि आपको पैसे सेव करने पे अब उतना इंसेंटिव नहीं मिल रहा, तो मेरे प्रोड्यूसर लोग सेविंग कम कर देंगे। मेरे कंज्यूमर लोग सेविंग कम कर देंगे, क्योंकि उनको इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा। जब आप सेव नहीं कर रहे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि सेम उसी पैसे को आप स्पेंड कर दो, उस पैसे को आप खर्च कर दो। तो बेटा, जब आप उस पैसे को खर्च कर देंगे, जब आप उस पैसे को खर्च करेंगे, तो वापस से कंजम्पशन क्या होगी? बढ़ेगी। वापस से कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ने से वापस से एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा आपका? बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तीसरा अफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने आपको बताया। बेटा, इंटरेस्ट रेट, मैंने आपको कैपिटल के बारे में क्या समझाया था कि हर बंदे के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी जाती मशीन परचेज कर सके। तो लोग क्या करते हैं, बिजनेसेस क्या करते हैं, वो लोग बैंक से जाके लोन लेते हैं। बैंक से जाएंगे, लोन ले लेंगे। लोन के बदले में हर साल क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। इसीलिए कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। अब मेरी बात सुनो, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, यानी कि आपको पहले के मुकाबले में कम लोन की अमाउंट वापस करनी है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी, लोग ज्यादा बोरो करेंगे ताकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके मुल्क में, अपने बिजनेसेस में। तो बेटा, वापस से एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी आपकी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बेटा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हर वो खर्चा जो गवर्नमेंट मुल्क में करती है। गवर्नमेंट ने रोड बना दी, गवर्नमेंट ने अस्पताल बना दिया, गवर्नमेंट ने कुछ भी कर लिया, क्या कहते हैं, स्कूल बना लिया, तो इन सब से गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होती है? बढ़ती है। बेटा, इन सब से आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ती है? बेटा, मेरी बात सुनो, जब गवर्नमेंट रोड बनाएगा या स्कूल बनाएगा या अस्पताल बनाएगा, कुछ भी करेगा, उसके लिए लेबर लगेगा, उसके लिए बंदे लगेंगे। जब मैं लेबर को हायर करूंगा, लोगों को हायर करूंगा, तो मैं उनको पैसे दूंगा, उनको तनख्वाह दूंगा। जब मैं उनको तनख्वाह दूंगा तो वो तनख्वाह स्पेंड करेंगे आगे जाके, तो बेटा एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। अच्छा, अब मुझे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, मुझे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकती हैं? अगर मैं बिजनेसेस को सब्सिडीज देना शुरू कर दूं, मैं उन कंपनीज को सब्सिडीज दूं जो एक्सपोर्ट करती हैं, जो बाहर अपना माल एक्सपोर्ट करने जा रही हैं, उन बिजनेस को अगर मैं सब्सिडी दूंगा, तो बेटा उन बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम। उन बिजनेसेस की जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो बेटा उनकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और जब उनकी सप्लाई बढ़ेगी तो बेटा ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम होगी। एक्सपोर्ट प्राइस गिरेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, वहां से हमारे पास एक्सपोर्ट रेवेन्यू आना शुरू होगा, और बेटा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। मुझे इंपोर्ट्स को कम करना है, देखो नेगेटिव साइड को मैंने कम करना है। तो गवर्नमेंट इंपोर्ट कैसे कम कर सकती है? गवर्नमेंट इंपोर्ट्स पे लगा दे टैरिफ। गवर्नमेंट इंपोर्ट पे क्या लगा दे? टैरिफ लगा दे। जब गवर्नमेंट इंपोर्ट पे टैरिफ लगाएगी, कोटा लगाएगी, या कुछ भी लगाएगी, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, उससे क्या होगा? इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगी। जब बेटा आपकी इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगी तो लोग इंपोर्ट्स कम कर देंगे। जब लोग इंपोर्ट्स कम कर देंगे तो हम लोग कहाँ पे जाना शुरू करेंगे? लोकल गुड्स पे, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे। तो बेटा इंपोर्ट कम होगी और लोकल गुड की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, वापस से एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। बेटा, जब वापस से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आएगा? वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे।
कोई मसले वाली बात यहाँ तक? ये है हमजा। हमजा मैं आपको निकाल लूँ क्लास से। आप वापस से मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोई रेगुलर बच्चे हैं मेरे ग्रुप के, तो आप रिकॉर्डिंग देखना, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ अभी क्लास से। कोई मसले वाली बात? बेटा क्लियर है यहाँ तक कहानी? सही। चलो फर्दर आगे बात करते हैं। हम लोग अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे भाई। बेटा यहाँ तक हमारी बात हो गई कि यार डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ कैसे सकती है, सही है। अब एक टर्म को हमने समझना है। उस टर्म का नाम है बेटा मल्टीप्लायर अफेक्ट। उस टर्म का नाम होता है मल्टीप्लायर अफेक्ट। बेटा मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई का मतलब होता है कंटिन्यूअसली बढ़ते रहना, बेनिफिट मल्टीप्लाई होते रहना। अब देखो जरा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में केस चल रहा है रिसेशन का। फॉर एग्जांपल हमें रिसेशन को सॉल्व करना है। हमारे मुल्क में रिसेशन आ रही है और हमने रिसेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। रिसेशन को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सिंपल सी पॉलिसी लगाई। वो पॉलिसी क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा कि यार मैं ना डायरेक्ट टैक्सेस कम कर दूंगा, ठीक है। आप लोग बस मेरे पेन के कलर को फॉलो करते रहना। उसने कहा जी मैं डायरेक्ट टैक्सेस कम कर रहा हूँ। जब बेटा डायरेक्ट टैक्सेस कम होगी तो उससे आपकी डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो आपकी स्पेंडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी। आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी तो आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी। जब बेटा कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है यानी कि टोटल डिमांड ऑफ इकोनॉमी बढ़ रही है, तो प्रोड्यूसर लोग को प्रोड्यूस भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो बेटा ओवरऑल मुल्क में प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मुझे लेबर चाहिए होगा टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा डिमांड ऑफ लेबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिमांड ऑफ लेबर आपकी बढ़ जाएगी। और जब डिमांड ऑफ लेबर बढ़ेगी तो मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपके मुल्क में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बेटा फॉल होना शुरू हो जाएगी। कोई मसले वाली बात यहां तक? कोई मसले वाली बात यहां तक? कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, तो गवर्नमेंट को ये सिंपल सी चेन फॉलो करनी थी, ठीक है, ये ब्लैक वाली चेन। बट इस ब्लैक वाली चेन की वजह से आपके पास मल्टीपल बेनिफिट्स आना शुरू होंगे। वो मल्टीपल बेनिफिट्स क्या है जरा देखना यहाँ पे। बेटा बात सुनो। जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मेरे एक्सपोर्ट बढ़ने के भी तो चांसेस हैं। जब मेरे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो फर्दर मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। जब बेटा मेरे मुल्क में प्रोडक्शन बढ़ रही है तो मेरे पास मशीन आने के चांसेस हैं, यानी कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो बेटा वापस से एग्रीगेट डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ रही है तो बेटा मैं उनको क्या दूंगा? वेजेस। वेजेस बढ़ेंगी। जब वेजेस बढ़ेंगी तो ये मेरे लेबर की इनकम है, वो इनकम कमाएगा। जब वो इनकम कमाएगा तो वो स्पेंडिंग करेगा यानी कि कंजम्पशन करेगा। कंजम्पशन करने से वापस से एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। और सुनो बेटा, वेजेस के ऊपर वो गवर्नमेंट को देगा टैक्सेस, तब गवर्नमेंट के पास क्या आना शुरू हो जाएगा? टैक्स रेवेन्यू। सेम टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट यूज करेगी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और जब यही टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट स्पेंडिंग यूज कर रही होगी तो बेटा इससे भी एडी पे क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब बेटा मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट को क्या चेन फॉलो करनी थी? ये वाली। ये चेन फॉलो करने की वजह से गवर्नमेंट के पास मल्टीपल अदर बेनिफिट्स आए हैं जो क्या कहलाए जाते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट। कोई मसले वाली बात? कोई प्रॉब्लम है?
कोई टेंशन है तो बताएं, कोई टेंशन नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यार ये हमजा नाम के किसी बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी, कौन है ये? इसको निकाल दिया मैंने क्लास से। सही है। चले जी। अब बेटा देखो, आपके पास ना और भी बहुत से बेनिफिट्स आ सकते हैं। और किस तरह के बेनिफिट्स आ सकते हैं? आप बोले कि यार जब आपका इनकम बढ़ रही है, एडी बढ़ रहा है, तो उससे आपका जीडीपी बढ़ेगा, उससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उससे आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। मतलब आप और भी बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं बेटा। समझे बात को? अच्छा अब मेरी बात सुनो। आप लोगों को अगर याद हो, मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यहाँ पे देखिए, आपके पास आ रहा है गुड वाई, यहाँ पे आ रहा है आपके पास गुड एक्स, ठीक है। पीपीसी हमारा ऐसे एक कर्व बनता है, ठीक है, एक गोला बना हुआ होता है, उसकी एक ना एक बाउंड्री होती है। अच्छा, अब एक बाउंड्री आपके पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये आपका एक्चुअल पॉइंट है और ये आपका पोटेंशियल पॉइंट। सही है, सारी पुरानी कहानी। बेटा एक्चुअल से लेके पोटेंशियल तक का गैप मैंने क्या बताया हुआ है आप लोगों को? वेस्टेज, इनएफिशिएंसी, अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या नाम है इसका? डिफ्लेशनरी, डिफ्लेशनरी, या फिर रिसेशनरी गैप। क्या कहते हैं इसको? डिफ्लेशनरी या फिर रिसेशनरी गैप। सही है। अब बात सुनो बेटा, अब एक्चुअल पोटेंशियल की कहानी क्या थी? कि असल में मेरे पास ताकत कितनी है, मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। मेरे पास ताकत कितनी है कि मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं, जो कि मेरी ये वाली लाइन है। बट असल में मैं खाली कितने कर रहा हूँ? 500। असल में कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ? 500 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक मेरा पोटेंशियल आ गया और एक मेरा एक्चुअल पॉइंट आ गया। अब बेटा अगर मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाता हूँ, यानी कि अगर मेरे मुल्क में एग्री की डिमांड बढ़ रही है तो मैं ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करूंगा, तो मेरा एक्चुअल आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा। तो मेरी डिफ्लेशनरी गैप कम हो रही है, मेरी वेस्टेज कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, रिसेशनरी गैप कम हो रहा है। तो बेटा जब मेरा एक्चुअल आगे बढ़ता है ना, तो शॉर्ट रन में मुझे बड़ा मजा आता है। वो मजा क्यों आता है? क्योंकि शॉर्ट रन में मेरे पास आ रहा होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। शॉर्ट रन में मेरे पास आता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। बट यही मल्टीप्लायर इफेक्ट लॉन्ग रन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? यही मल्टीप्लायर इफेक्ट लॉन्ग रन में हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई मसले वाली बात? अब ये कैसे होता है ये हम लोग आगे जाके अभी देखेंगे, इसी क्लास में देखेंगे। तो शॉर्ट रन में मल्टीप्लायर इफेक्ट, बट यही मल्टीप्लायर इफेक्ट जब यहां पे आगे बैठ जाएगा अपने पोटेंशियल पे, जब वो यहां पे आगे बैठ जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिफ्लेशनरी गैप हमेशा तब आता है आपके पास व्हेन योर एक्चुअल इज लेस देन योर पोटेंशियल। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला बेटा? सारी बातें समझ आ गई हैं? चलो गुड है। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि सर ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है और ये चीजें क्या होती हैं। इधर आओ बेटा। हमारे पास ना 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होती है। 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि बेटा कराची में जितने भी आम के पेड़ हैं सब मेरे हैं। मतलब कि अब क्योंकि मैं एक प्रोड्यूसर हूं जो पूरे आम सप्लाई करता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्स है, मेरे पास अनलिमिटेड आउटपुट है, मेरे पास अनलिमिटेड सारी चीजें चल रही है, ठीक है। तो पहला केस आपके पास होता है नो इन्फ्लेशन का, जहां पे आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्स होती है, ठीक है। अब यहां पे कहानी सुनो। भाई एक लड़का है, उसका नाम है अली फॉर एग्जाम्पल। अली मेरे पास आता है, मेरे पास अभी आम का सीजन शुरू हुआ है, मेरे पास अनलिमिटेड आम पड़े हुए हैं। अली मेरे पास आता है,
मुझे कहता है कि सर मेरी ना गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दी है, तो मेरी इनकम बढ़ गई है, मैं ज्यादा आम खरीदना चाहता हूँ। अब बेटा क्योंकि मेरे पास क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्स, ठीक है ना, आम जितने बनते हैं सब मैं बनाता हूँ, अनलिमिटेड रिसोर्स है। मैंने अली से कहा कि यार ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, बेचने के लिए बैठा हूं ना मैं। मैंने अली से कहा कि तुम्हें जितने आम चाहिए मैं तुम्हें उतना सप्लाई करूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और सेम प्राइस पे, मतलब अगर 10 रुपए किलो आम है, तुम्हें जितने आम चाहिए ले जाओ, बस 10 रुपए किलो के हिसाब से पैसे भर देना। यानी कि नो इन्फ्लेशन में, ड्यू टू अनलिमिटेड रिसोर्सेज बीइंग अवेलेबल, हमारा जो प्रोड्यूसर है वो बिना प्राइस बढ़ाए, यानी कि प्राइस आपकी सेम रहती है, प्राइस आपकी सेम रहती है, बिना प्राइस बढ़ाए ओवरऑल आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। इसे कहते हैं नो इन्फ्लेशन का केस, ठीक है, कि बिना प्राइस बढ़ाए हमने ओवरऑल आउटपुट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। ये होता है नो इन्फ्लेशन का केस। अच्छा, अब देखो सारी जिंदगी तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं रहती, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कम होना शुरू होती है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, सेकंड जो हमारे पास केस आता है ना बेटा, उससे हम लोग कहते हैं माइल्ड इन्फ्लेशन, या फिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये दो नाम होते हैं इसके, माइल्ड इन्फ्लेशन या फिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अच्छा, तो मेरे पास पहले अनलिमिटेड रिसोर्स थी, जहां पर मैंने बिना प्राइस बढ़ाए आउटपुट बढ़ा दिया। लेकिन रिसोर्सेज बेटा हमेशा अनलिमिटेड तो नहीं होती। इस बार ही क्या हो रहा है, इस बार आपकी रिसोर्सेज जो है ना वो थोड़ी सी कम हो रही है। इस बार आपकी रिसोर्सेज थोड़ी सी कम हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जरा एक डायग्राम बना के देखते हैं। वाई एक्सिस पे आ गई प्राइस, एक्स एक्सिस पे आ गया आपके पास जीडीपी, ठीक है। ये एग्रीगेट डिमांड आ रहा है, और ये आपके पास एग्रीगेट सप्लाई आ रहा है, एस आर एस ए डी, ठीक है। इक्विलिब्रियम ई, इनकम लेवल वाई, और प्राइस लेवल पी, ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिद्दीक आया, सिद्दीक ने मुझे कहा, अपना कोई रीजन दिया कि फॉर एग्जाम्पल सर मैं पहले जॉबलेस था, अब मुझे जॉब मिल गई है, तो मेरे पास इनकम आ रही है, मेरे पास नौकरी आ रही है, तो मैं ज्यादा आम खरीदना चाहता हूँ। लेकिन अब बेटा प्रॉब्लम क्या हो रही है कि क्योंकि चीज है ना, एक प्रोडक्ट है, तो रिसोर्सेज सारी जिंदगी तो अनलिमिटेड नहीं रहेंगी, रिसोर्सेज थोड़ी सी कम हो रही। तो सिद्दीक आया, सिद्दीक की एग्रीगेट डिमांड बढ़ी हुई है, ठीक है, वो आ गया एडी से एडी 1। मैंने सिद्दीक से कहा यार देखो बात ऐसी है, मैं तुम्हें ज्यादा दे दूंगा, सप्लाई बढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं है, बट क्योंकि मैं एक नेचुरल रिसोर्स के साथ डील कर रहा हूँ, और रिसोर्सेस सारी जिंदगी अनलिमिटेड तो नहीं रहती, तो मैं ना थोड़ी सी तुमसे प्राइस लूंगा, हल्की सी प्राइस बढ़ाऊंगा, लेकिन आउटपुट दूंगा, तुम्हें टेंशन मत लो, तुम्हें जितना चाहिए मैं दूंगा, लेकिन प्राइस थोड़ी सी बढ़ाऊंगा इसमें। तो मैंने अपनी सप्लाई बढ़ाई, मैंने अपनी सप्लाई बढ़ा दी ऐसे, ठीक है बेटा। ये देखो, ये मेरी सप्लाई बढ़ गई, फ्रॉम एस आर ए एस टू SRAS1, इक्विलिब्रियम ई से E1। आपका आउटपुट बहुत ज्यादा से बढ़ रहा है, और प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ आपकी थोड़े से इंक्रीज हो रही है, प्राइसेस आपकी सिर्फ और सिर्फ बेटा थोड़े से इंक्रीज हो रही है। तो आप खुद देख लें, प्राइसेस में थोड़ा सा इंक्रीज है, आउटपुट में कंपैरेटिवली बहुत बड़ा इंक्रीज है। तो आपके पास माइल्ड इन्फ्लेशन या क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या केस होता है, कि आपकी प्राइसेस थोड़े से बढ़ती हैं, बट आपका जीडीपी यानी कि आपका आउटपुट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ता है। और ये केस पता है किसके साथ लिंक होता है, ये लिंक होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ, जो आप लोगों ने अभी पढ़ा है। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको हमेशा कहाँ मिलता है, माइल्ड इन्फ्लेशन में या क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। अब और सुनो आगे, तीसरा केस आया, जिसे हम लोग कहते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। अब बेटा यहां पे प्रॉब्लम क्या आई, यहां पर प्रॉब्लम ये आई कि आम का सीजन आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, आम का सीजन आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। जब बेटा आम का सीजन आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होगा, तो अब रिसोर्सेस और कम हो गई, अब रिसोर्सेस और खत्म होना शुरू हो गई, यानी कि इस बार आपकी रिसोर्स बेटा कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा गिर गई है। अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मिनाहिल आई, मिनाइल ने कहा सर मुझे आम चाहिए, डिमांड बढ़ा दी किसी भी रीजन की वजह से। मैंने कहा देखिए भाई बात ऐसी है, सीजन जा रहा है, रिसोर्सेस कम हो गई हैं, मैं दे दूंगा आम, बट एक तो एक शर्त है, इतनी ज्यादा नहीं दूंगा जितने आपको चाहिए, क्योंकि मेरे पास अब सप्लाई एज सच अवेलेबल नहीं है।
और मैं अपनी प्राइजेस बहुत बढ़ाऊंगा। यानी कि सप्रेस में क्या होता है कि प्राइजेस ज्यादा से बढ़ती हैं और जीडीपी आउटपुट कंपैरेटिवली थोड़े से बढ़ता है। आप देखो, यहाँ पीछे से लिंक करो कि ये मेरा जो मल्टीप्लायर था, जब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं तो शुरू में बड़ा मजा आता है। अब देखो टेंशन होना शुरू हो गई, अब टेंशन होना शुरू हो गई है। माइल्ड से मैं गया सप्रेस, टेंशन हो रही है कि प्राइसेस ज्यादा से बढ़ रही हैं जबकि जीडीपी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़। लास्ट केस, लास्ट जो आपके पास केस है ना बेटा, लास्ट केस आपका कहलाया जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन वो केस होता है जहां पर आपकी रिसोर्स हमेशा फिक्स्ड हो जाती है। यानी कि आपके पास अब रिमेनिंग सिर्फ और सिर्फ 10 किलो आम रह गए आखिरी की। ठीक है, आपके पास रिमेनिंग 10 किलो आम रह गए। यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास जीडीपी। ठीक है, जब एक रिमेनिंग फिक्स नंबर ऑफ आर्म मेरे पास रह गए, एक फिक्स अमाउंट ऑफ आर्म मेरे पास रह गए, तो बेटा ये देखो जरा, ये आपका बन जाता है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। बाकी सारे शॉर्ट रन दे, देखो मैंने पीछे भी यहाँ पे शॉर्ट रन ही बनाया हुआ है। ये देखिए जरा, ये SRAS लिखा हुआ है। लॉन्ग रन होता है ऐसे फिक्स्ड, वो अपनी जगह पर फिक्स होता है क्योंकि आपके पास वो पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपकी औकात इतनी है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो बेटा मेरे पास आखिरी के 10 किलो आम रह गए। मेरे पास शहर का ये डिमांड कर्व चल रहा है AD। ठीक है, इक्विलिब्रियम E, और बेटा करंटली ये प्राइस लेवल चल रही है। अब शहर मेरे पास आई, शहर ने कहा सर मुझे 50 किलो आम चाहिए। मेरे पास कितने पड़े हुए हैं? 10 किलो आखिरी। अब जाहिर है सीजन चला गया ना, बना तो नहीं सकता। शहर ने कहा सर 50 किलो आम चाहिए। अब शहर की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, शहर की डिमांड बढ़ गई। मैंने कहा बेटा नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है। शहर ने कहा सर मैं आपको डबल पैसे दूंगी। मैंने कहा आपके डबल पैसे का मैं क्या करूं जब मैं प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। सर मैं आपको ट्रिपल पैसे दूंगी, आपको 4 गुना पैसे दूंगी। यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन में क्या केस हो रहा है बेटा? हाइपर इन्फ्लेशन में ये केस हो रहा है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस बढ़ रही हैं जबकि आपका जीडीपी क्या है? आपका जीडीपी सेम, आपका जीडीपी चेंज नहीं हो रहा। आपकी प्राइस बढ़ रही है बट जीडीपी आपका वही एक लेवल पे है जहां पे वो था। तो बेटा अब यहाँ पे डायग्राम को देखो, नया इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है? E1 पे। नई प्राइसेस कहाँ पे आ रही है? नई प्राइसेस आ रही हैं आपके पास P1 पे। प्राइसेस बढ़ गई बट आपका आउटपुट अभी भी क्या है? आपका आउटपुट अभी भी सेम। यही एक डर था जिससे मैं आपको कह रहा था कि जब आपका एक्चुअल बढ़ता है तो बड़ा मजा आता है शॉर्ट रन में, क्योंकि क्या आ रहा होता है बेटा? मल्टीप्लायर इफेक्ट। बट लॉन्ग रन में जब आप अपनी औकात पे जाके बैठ जाएंगे, आप अपनी लिमिट पे जाके बैठ जाएंगे, जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं, दिस मल्टीप्लायर इफेक्ट विल रिजल्ट इन हाइपर इन्फ्लेशन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ती है और आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। कोई मसले वाली बात बेटा? समझ में आ गई ये बातें? अच्छा अब बेटा नोट्स में ना आपके पास 8 डायग्राम्स बनी हुई हैं, इसकी मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी आपके सिलेबस में है कौन सी नहीं है। नो इन्फ्लेशन की डायग्राम बेटा सिलेबस में नहीं है, इनको आपने एग्जाम में नहीं बनाना, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। माइंड इन्फ्लेशन की डायग्राम आपको आनी चाहिए। सही है, ये जो मैंने लाइन बनाई हुई है ना, ये PES की लाइन बनाई है जहां पे वो बता रहा है कि मेरे पास रिसोर्सेज अभी हैं अवेलेबल जो इलास्टिक सप्लाई है। ठीक है, ये 2 डायग्राम आप नहीं बनाएंगे, ये डायग्राम आप नहीं लिंक करेंगे मैक्रो के साथ, ये 2 डायग्राम मैक्रो के साथ लिंक नहीं करेंगे, और ये डायग्राम भी मैक्रो के साथ लिंक नहीं करेंगे। यानी कि टोटल में एक ये डायग्राम और एक ये डायग्राम, ये 2 डायग्राम्स आपके काम की हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। समझ गए बेटा बात को? आप बेटा वही वाली बात, ये माइल्ड इन्फ्लेशन है, ये हाइपर इन्फ्लेशन है। शॉर्ट रन में बड़ा मजा आता है क्योंकि माइल्ड इन्फ्लेशन आ रही है। लॉन्ग रन में जब आप अपने पोटेंशियल पे आगे बैठ जाएंगे, यही माइल्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हाइपर इन्फ्लेशन में। इस डायग्राम को अभी छोड़ दो, जब हम लोग पॉलिसीज की बात करेंगे तब ये डायग्राम में वापस से लेके आऊंगा, तब आप लोगों को समझाऊंगा। क्लियर है बेटा? सारी बातें समझ गए? ओके बेटा, सही है, आज के लिए इतना ही, जा सकते हैं।